अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन में। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स शुरू करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1, और हम बुक ले रहे हैं डेनिस चीजिल एंड पैट्रिक डी शनहान की। चैप्टर 1 है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन्स। तो क्योंकि हम आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स को स्टार्ट करने लगे हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमने बेसिकली ज़रूरत कहाँ पेश आई, कैसे हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, या इन्वेंट कहाँ से हुए। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब नंबर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पास, तो लोग सैम्बल्स यूज़ करते थे। लेकिन ये कोई बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वे नहीं था, क्योंकि फिर हर एक को दूसरे के सैम्पल समझने में डिफ़िकल्टी और ये सब, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम काउंटिंग नंबर्स इन्वेंट करें। तो इसी वजह से काउंटिंग नंबर्स जिसकी बेस 10 होती है, 1 से लेकर 1 से लेकर 9 तक इन्वेंट किए गए, जिन्हें हम काउंटिंग सेट या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अब ये तो ठीक था, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन है x+2 इज इक्वल टू 2, या फिर x+a=a और एनी नंबर। अब देखें, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x इज़ इक्वल टू 2 - 2, तो ये x+2 है आपके पास, इज़ इक्वल टू 2 है। तो ये देखें, x इज़ इक्वल टू 2 - 2, यानी x इज़ इक्वल टू 0। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? हमने जो काउंटिंग सेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, वहाँ पे हमारे पास 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स हैं। तो ज़ीरो, अब हमारे पास ज़ीरो एक ऐसा नंबर मिल गया हमें। तो इस तरह हमारा ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये इसकी एडवांसमेंट हुई और इसमें होल नंबर्स ऐड हो गए। अब उसके बाद देखें, आपके पास ये इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू 2 - 4। अब यहाँ पर इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, x इज़ इक्वल टू -2 आता है, तो यहाँ पर अगेन नेगेटिव नंबर्स, आपके पास होल नंबर्स जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक है, वहाँ पर कहीं पे भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इस तरह हमें नेगेटिव नंबर की इंक्लूजन की ज़रूरत महसूस हुई। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, और हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस करवाए सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें आपके पास 0 है, +-1 +-2 इंटीजर्स हैं आपके पास। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है 2x इज़ इक्वल टू 3, या फिर हम कह लें bx इज़ इक्वल टू a। इस टाइप की इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस टाइप के इक्वेशंस को अगर हम देखें, तो इनका सॉल्यूशन ही नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स में, क्योंकि ये a/b की फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या हुआ कि हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। अब हमारे पास इक्वेशंस आती हैं x² इज़ इक्वल टू 2 यहाँ। तो यहाँ पर देखें, या फिर हम कह लें x² इज़ इक्वल टू a, वेयर a इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। जब आपके पास a परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए, तो आपके पास इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, तो फिर हमारे पास ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, उसके अंदर इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हमें मिलते हैं। कैसे? x का दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू +-√2, या फिर +- अगर हम x² इज़ इक्वल टू a लें, और a जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस तरह हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। यूँ हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं वो यूनियन हो जाता है सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। तो यहाँ पर हमें इस तरह रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स तक तो हम पहुँच गए। अब देखें, हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का जो या फिर नेगेटिव नंबर का हो, वो हमें हमेशा कह देता है पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, व्हाट अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? तो देखें, हमें
पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। आप सपोज करिए ये इक्वेशन है हमारे पास x² + 1 = 0। तो देखिए ये जब हम 1 को इस तरफ लेके आएंगे बिकॉज वी वांट टू सॉल्व इट, तो यहाँ पर x = ±√−1 आ जाएगा। तो अब देखिए स्क्वायर रूट -1 जो है ये डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब हमारे पास क्या है कि हम ये क्योंकि अंडर रूट और या स्क्वायर रूट -1 ये आपके पास रियल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता ये नंबर, तो हमने इसको फॉर कन्वीनियंस हमने कह लिया है कि ये कोई इमेजनरी नंबर है। तो हमने इसे कोई इमेजनरी नंबर और लेट से हमने उसको डिनोटेड बाय आयोटा कह लिया, हम इसे रीड एज आयोटा कहते हैं। तो यूँ आपके पास इन्वेंट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन के मतलब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन में इक्वेशंस हैं x² + 2x + 2 = 0 एंड x³ = 6x + 4। तो इनके सॉल्यूशन देखें तो 1 + √-1 2 √2 + √-2, यानी इसमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास रियल नंबर्स की रिलेम में नहीं होगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। √-1 √-2 सॉरी अवॉइड सेइंग अंडर रूट बिकॉज इट इज़ स्क्वायर रूट। ओके, तो फिर अब हमारे पास इमेजनरी यूनिट, हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम कह सकते हैं कि ये एक इमेजनरी नंबर या इमेजनरी यूनिट है। तो देखिए आप आयोटा स्क्वायर = -1 के इक्वल होता है। अब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z = a + आयोटा b। अब a और b ये दोनों रियल नंबर हैं, बट व्हाट मेक इट कॉम्प्लेक्स इज़ द टर्म आयोटा बिकॉज इट इज़ एन इमेजनरी यूनिट। आगे देखिए आपके पास है के नोटेशन a + आयोटा b एंड a + b आयोटा इज़ इंटरचेंजेबली, वो सेम ही है। इसके जो हमारे पास a + आयोटा b है, इसमें a आपके पास रियल पार्ट है, आयोटा b में ये जो b है वो इमेजनरी पार्ट है। अगेन a एंड b बोथ आर रियल बट व्हाट मेक b इमेजनरी इज़ आयोटा। देखिए आपके पास डेफिनेशन है 1.1.2 इक्वालिटी की। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब आपके पास हमने z1 = a1 + आयोटा b1 और z2 = a2 + आयोटा b2 कह लिया। अब देखेंगे तभी इक्वल होंगे जब जब a1 a2 के यानी कि रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट दूसरे नंबर के इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो, तो तब हम कहते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। अब देखिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल ऑफ z1 = रियल ऑफ z2 एंड इमेजनरी ऑफ z1 = इमेजनरी ऑफ z2। ओके, अब आपके पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, डिवाइड किया जा सकते हैं। देखें एडिशन जब आपने करनी है तो आपने इस चीज़ को फोकस में रखना है कि आपने रियल नंबर को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड करना है। रियल पार्ट जो है उसे रियल पार्ट से, इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से और आयोटा को कॉमन ऐसे। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट में आपने भी इसी तरह ही करना है कि रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करना और इमेजनरी को इमेजनरी से। हम मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील, बट you can also use this formula, but I think simple multiplication is much more easier for you। अब आगे देखिए डिवीजन, तो z1 / z2, यहाँ पे हमने डिवीजन करनी है। आप डिवीजन को भी सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे कर सकते हैं, बट आपने क्या करना है नीचे यहाँ पर a1 a2 + आयोटा b2 इसको आपने रैशनलाइज कर लेना है। तो आप
इजीली कर सकेंगे। वैसे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ये फार्मूला, बट आई गेस इफ़ यू यूज़ द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन देन इट विल बी इजी, क्योंकि रैशनलाइजेशन में क्या होता है, आपने या तो डिनोमिनेटर में जो रेडिकल होता है उसकी जगह आप रेडिकल को हटाना होता है डिनोमिनेटर से, या फिर कोई भी अगर इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट करता है तो आप रैशनलाइज कर लें ताकि इमेजनरी पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। तो डिवीजन सिंपली वो प्रोसेस है, और बेसिकली उन्होंने आगे हम पढ़ेंगे फार्मूला डिवीजन का, तो उन्होंने वही किया हुआ है कि इमेजनरी पार्ट जो है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया है। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सारे लॉज होल्ड करते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब देखिए Z1 प्लस Z2 करेंगे तो Z2 प्लस Z1 होगा। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। आप प्रूव कर सकते हैं Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। ये वैल्यूज़ लेके इसमें पुट करके आप प्रूव कर सकते हैं कैसे कम्यूटेटिव लॉ। बाज़ दफ़ा पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करें कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है। ये इसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, ये भी आप अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन बोथ ही होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपके पास, ये भी होल्ड करता है। उसके बाद आपके पास आती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये ऊपर हमने पढ़ लिया है कि इनको कैसे ऐड करते हैं। आगे एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम्पल बहुत इजी है, जैसे हमने सिंपल एडिशन की है, बस हमने फोकस ये करना है कि हमने रियल पार्ट को रियल से ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से। तो हमने इसमें इसी तरह किया, सिंपली हमने रियल को रियल में ऐड कर दिया, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में, और हमारे पास आंसर आ गया। और दूसरे वाले पार्ट बी को देखें, इसमें हमने फाइंड आउट करना है Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -38 प्लस 4 आयोटा। इट इज़ वेरी इजी, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग इट मच इम्पोर्टेंस। देखिए हमने बात की है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉज होल्ड करने चाहिए। तो हमारे पास ग्रुप के लिए ये भी होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, फिर एडिटिव इन्वर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर ज़ीरो और यूनिटी की बात करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एडिटिव आइडेंटिटी तभी होल्ड करती है जब उसमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए हमें कि जो उसमें ऐड किया जाए तो हमें दोबारा से वही नंबर मिल जाए। तो अगर वो कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाए तो वो नंबर जो होता है वो दूसरे नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे अब Z है, इसके अंदर कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो इसमें ऐड किया जाए तो वो दोबारा हमारे पास Z ही दे, तभी वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। और हम कहते हैं कि A प्लस आयोटा B, इसके अंदर हम ऐड करें तो हमें दोबारा से वही मिलेगा। इसका मतलब इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करती है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसे हम यूनिटी कहते हैं, वो भी होल्ड करनी चाहिए, यानी कि 1। तो अब किसी भी नंबर को आपके पास एक ऐसा नंबर लाजमी होना चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करें अपने गिवन नंबर से तो आपके पास वही नंबर मिल जाए। तो जब ये ऐसा नंबर आपके पास मिल जाए तो आप कहेंगे आपका ऐसा नंबर आपके पास 1 है, क्योंकि वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो मिल जाए तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। तो आप देखें यूनिटी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 है। यही वो कह रहे हैं, 0 एंड यूनिटी। यहाँ पे देखें आप, अगर इसको Z को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और आप लेट से 1 प्लस 0 आयोटा कर लेते हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स में डील कर रहे हैं तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट कोई भी नहीं है तो आपने 0 आयोटा लिख लिया। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद वही नंबर मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली आइडेंटिटी का तो यही मतलब है, बेशक वो एडिटिव हो या मल्टीप्लिकेटिव हो, कि आप उसको ऐड या मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें तो वही नंबर दोबारा आपके पास मिल जाए। इसीलिए हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ट्राई किया तो आपके पास दोबारा Z मिल गया। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिटी है, यानी वो एग्जिस्ट करती है।
उसके बाद आप बात करते हैं कॉन्जुगेट की। तो आपके पास देखें, अगर z जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपके पास कैसे मिलेगा। आप जो इसके इमेजनरी जो इसका इमेजनरी पार्ट होगा उसका हम सैम्बल चेंज कर देते हैं सिंपली। जैसे आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b है, इसका इमेजनरी पार्ट अयोटा b है, हम इसका सैम्बल चेंज कर देंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा बी आ जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है z का। जैसे कि z आपके पास है 6 प्लस 3 अयोटा, तो अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है 6 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। क्या कि हमने क्या किया, हमने सैम्बल चेंज कर दिया इमेजनरी पार्ट का। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखें, आपके पास जब दो नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, तो आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को सेपरेट, सेम इज़ फॉर डिवीजन। देखें, आपके पास या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप कॉन्जुगेट सेपरेटली इन पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर देखें, डिवीजन में भी हमारे पास सेपरेटली कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाता है। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास ये आ गया, ने ऐड किया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया अयोटा बी और माइनस अयोटा बी, तो ये 2a रह गया। अब आप इसको देखें, a इज इक्वल टू z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2, यानी कि z और z कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 है, वो a के इक्वल है। और a बेसिकली क्या है, वो हमारे पास रियल पार्ट है z का, तो हमने इसको रियल ऑफ z के इक्वल लिख दिया। तो देखें आप, ये आपके पास फॉर्मूला मिल गया। इसी तरह आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है z को और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, तो देखें हमारे पास, हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट कैंसिल हो गया a और माइनस और हमारे पास बचा इमेजनरी पार्ट। तो देखें हमारे पास यहाँ पे रह गया z माइनस जेड बार 2 अयोटा। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास b, ये वाला 2 अयोटा इधर आके डिवाइड हो गया तो ये मिल गया। अब ये जो b है आपके पास b, ये हमें पता है इमेजनरी पार्ट है z का, क्योंकि हमारे पास a प्लस अयोटा b होता है ना, तो a जो है वो रियल पार्ट होता है और b जो है वो इमेजनरी पार्ट होता है z का। तो सिंपली हमने इस तरह लिख लिया और ये देखें आपके पास ये वाला फॉर्मूला मिल गया। आगे देखिए आपके पास आता है डिवीजन। अब देखें, जब हमने दो नंबर्स को डिवाइड करना होता है तो हमने क्या करना होता है, हमने, क्योंकि हमें पता है कि नीचे z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम सबसे पहले इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में डेफिनेटली हम नीचे वाले नंबर का सैम्बल चेंज करते हैं, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो हम ये कह देंगे कि हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है z2 के। तो सिंपली ये हो तो फिर भी रैशनलाइजेशन ही गई है ना। तो देखें यहाँ पर आप देखें डिवीजन में आपके पास एग्जाम्पल 2 देखें, डिवीजन में z1 बाय z2 किया है तो हमने इसमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर ली है। सिंपली रैशनलाइजेशन, इन अदर वर्ड 4 प्लस 6 अयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो 4 माइनस 6 अयोटा होता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया और इसे इन अदर वर्ड्स हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो हमने इसको सॉल्व आउट किया है और हमारे पास आंसर आ गया है, ये आपके पास आंसर आया है। देखें हमने अब, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया हुआ है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद अयोटा स्क्वायर जो है आपको पता है -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्लोज किया है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की, ये आ गया 16 प्लस 36, और ऊपर आपने उनको ऐड कर लिया और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके रियल को रियल में और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में ऐड किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। देखें अब आगे हमारे पास आता है इन्वर्सेस। देखें क्योंकि ग्रुप में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब हमने देखा है कि होल्ड करते हैं, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स भी तो होल्ड करने चाहिए ना।
यानी कि आपके पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, इन्वर्स का यही मतलब है ना एडिटिव इन्वर्स का, कि आपके पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको आप ऐड करें उस नंबर में तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी आप z के अंदर जब ऐड करेंगे -z तो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आपने z = a + i ये आपने इसके अंदर -z = -a -i ये ऐड किया तो ज़ीरो आ गया। तो आप कह सकते हैं कि -z जो है वो एडिटिव इन्वर्स है z का। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि आप उसको उस ऐसे नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास क्या आ जाए, आपके पास यूनिटी यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है, ये आ जाए आपके पास। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लेट्स से आप z को 1/z से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कैंसलेशन हो जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम z को अब ये 1/z है ना और ये z है, तो देखेंगे इसको अगर हम इस तरह लिखें तो ये z और z इन्वर्स, पावर ऊपर चली गई ना, इसको ऊपर ले गए तो पावर ऊपर जाके -1 होगी, इस तरह लिख सकते हैं। और ये क्या है, z इन्वर्स का जो है वो रेसिप्रोकल है। तो हम ये कह सकते हैं, हम इसे रेसिप्रोकल कह सकते हैं। और यहाँ यहीं से हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ गई है रेसिप्रोकल की। आप वो कह रहे हैं एग्जांपल 3 में कि रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सिंपली वही काम करेंगे, हम करेंगे 1/z, इसकी हम करेंगे रैशनलाइजेशन और हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल। अब उसके बाद देखिए कंपैरिजन विद रियल एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तकरीबन सारी चीज़ें सेम है रियल एनालिसिस की, बट एक चीज़ क्या है आपके पास कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो इनमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में और रियल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास z1 z2 के इक्वल तो होता है, इक्वालिटी तो होल्ड करती है, बट इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। यानी कि z1 < z2 या फिर z2 > z1, ये इनइक्वालिटी की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं रियल एनालिसिस में, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये होल्ड नहीं करती। अब देखें इसी तरह आप ये नहीं कह सकते कि z1 = a z2, बिकॉज a > 0 है तो वो लेस देन के केस में आ जाता है। तो ये थे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन। अब आगे आती है आपके पास एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।